बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के सब्जेक्ट के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और उनमें इंग्लिश और बायोलॉजी के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो 9th और 10th से रिलेटेड हैं इन सब्जेक्ट के लेक्चर्स लेने के लिए और अपने पैसे बचाने के लिए और अपने उन पैसों को जो बचाए हुए कहीं और जगह पे यूटिलाइज करने के लिए इस चैनल को, जिसका नाम तनवीर अहमद स्पीक है, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन को लास्ट में क्लिक कीजिए ताकि आने वाले और भी जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के लेक्चर हैं वो भी अपलोड यहाँ पे होने वाले हैं। तो अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि तमाम के तमाम लेक्चर आप उनसे मुस्तफीद हो सके। तो हम 10वीं की जो बायोलॉजी है उसके चैप्टर 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इनहेरिटेंस को डिस्कस किया जाएगा, यानी कि विरासत के बारे में आपको बताया जाएगा और विरासत में क्या क्या चीज़ें होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि चैप्टर 15 10वीं जमात की और 9वीं जमात की बायोलॉजी के तमाम लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा चुके हैं और 14 चैप्टर का यानी कि 14वें चैप्टर तक वो भी अपलोड किए जा चुके हैं। तो इनहेरिटेंस फॉर मुच ह्यूमन हिस्ट्री, अगर हम इसकी बात करें तो इंसानी तरीके ज़्यादातर हिस्से में लोग इस बात की साइंसी वजाहत से बेखबर थे। पीपल अनवेयर, यानी कि बच्चे अपने वालिदैन की खसूसियात कैसे हासिल करते हैं। लोगों का हमेशा से ये ख्याल था कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान कोई विरासती राब्ता मौजूद है, लेकिन इसके तरीक़ाकार को कुछ समझ ना थी। औलाद अपने वालिदैन से खसूसियात हासिल करने के सवालात के जवाब पर करीगर मेंडल के काम से मिले, करीगर मेंडल से काम से मिले और इस बार में हम मेंडल के काम का मताला करेंगे और इनहेरिटेंस के दूसरी दरियाफ्तों को पढ़ सकेंगे, इनके मालूमात करेंगे विरासत के बारे में। तो इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, सबसे पहले जेनेटिक्स का जो तारफ़ है यानी कि इसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की एक शाख है जिसमें हम विरासत को पढ़ते हैं। वो स्टडी एंड इनहेरिटेंस, विरासत से मुराद वालिदैन से खसूसियात का औलाद में मुंतकिल होता है, यानी कि बहुत सारी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट से औलाद में ऑफस्प्रिंग होती है, मुंतकिल होता है। और मिसाल के तौर पर इंसान में कद, आंखों का रंग, जहानत वगैरह तमाम जो इनहेरिटेंस कहलाती हैं, यानी कि तमाम की तमाम वरासती चीज़ें कहलाती हैं। तो इनका मुंतकिल होना आप जेनेटिक्स का तारफ़ में इसको कहा जाता है। पेरेंट्स आर करेक्टर्स टू देयर यंग थ्रू जेनेटिक ट्रांसमिशंस, और वालिदैन जीन्स की मुंतकिली के जरिए अपनी खसूसियात बच्चों को देते हैं। और फर्टिलाइजेशन के वक्त दोनों वालिदैन में से हर एक क्रोमोसोम्स की तादाद आपस में मिलाई जाती है, लेकिन क्रोमोसोम्स के पास विरासत की इकाइयाँ होती हैं जिन्हें हम जीन्स का नाम देते हैं। और ये इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स है। नेक्स्ट है आपका क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। क्रोमोसोम्स और जीन्स में क्या होता है कि जीन्स एक ऐसे डीएनए के बने होते हैं, इनके पास प्रोटीन्स की तैयारी के लिए मखसूस हदायत मौजूद होती हैं। जीन्स की फितरत और उनका काम जानने के लिए हम क्रोमोसोम्स का तफसील से मताला करना ज़रूरी है। वी हैव टू स्टडी क्रोमोसोम्स इन डिटेल। द बॉडी सेल्स हैव ए कंसिस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स, यानी कि जिस्मानी सेल्स में क्रोमोसोम्स के जोड़ों की मुस्तकिल तादाद होती है और एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम्स होमोलॉग्स क्रोमोसोम्स उनको कहा जाता है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनको होमोलॉग्स का नाम क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और इंसान के जिस्मानी सेल में पाए जाने वाले 46 क्रोमोसोम्स होमोलॉग्स क्रोमोसोम्स के 23 जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं। हमें याद होगा कि मियोसिस के दरमियान क्रोमोसोम्स के हर जोड़े के दोनों इम्कान अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से हर क्रोमोसोम्स का एक गेमेट गेमेट दाखिल इसमें होता है। क्रोमोसोम्स इज मेड ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल का बना होता है और जिसे सादा लफ्ज़ों में क्रोमेटिन भी कहते हैं। और क्रोमेटिन एक पेचीदा मटेरियल है जो डीएनए और प्रोटीन्स, खास तौर पर हिस्टोन प्रोटीन्स का ये बना होता है। और इसमें क्या होता है कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द लिपटा होता है और गोल साख्तें बनाता है जिन्हें हम न्यूक्लियर सोम्स का नाम भी देते हैं। और दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान भी डीएनए मौजूद होता है। इस तरह न्यूक्लियोसोम्स और इनके दरमियान पाए जाने वाला डीएनए ऐसे दिखाई देता है जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं। शक्ल 15.1 में इसकी जो चेन ऑफ कमांड है वो आपको दिखाई जाएगी और उसके बारे में आपको मज़ीद बताया जाएगा। न्यूक्लियोसोम्स पर मुश्तमिल फाइबर जो है वो कॉम्पैक्ट यानी कि ठोस शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स की साख्त बनती है।
यानी कि इससे क्रोमोसोम्स की द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स बनता है। और ये आपको शक्ल है जो कि यहाँ पे दिखाई है, ये क्रोमोसोम्स की जो केमिकल कंपोजिशन है क्रोमोसोम्स की, यानी कीमियाई साख्त है, जिसमें न्यूक्लियर सोम और डीएनए बीट में न्यूक्लियोसोम्स और प्रोटीन हिस्टोन्स इस तरह मिलके ये डीएनए के साथ अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है, जिससे हमने डिस्कस किया। और ये यहाँ पे एक डीएनए क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए का दिखाया गया है। यहाँ पे जो क्रिक मॉडल है 1953 में जो जेम्स वाटसन है और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की साख्त का मॉडल पेश किया था। और इसमें क्या होता है कि वाटसन क्रिक मॉडल के मुताबिक डीएनए के मॉलिक्यूल्स आपका जो पोली न्यूक्लियोटाइड धागों पर मुश्तमिल होता है। ये धागे के एक दूसरे के गिर्द इस तरह भी बल खाए होते हैं कि एक दोहरा पेज सेपरिंग यानी कि डबल हीलिक्स बनता है। डबल हीलिक्स के बैरूनी तरफ शुगर फास्फेट की बनी एक बैकबोन होती है और अंदरूनी तरफ नाइट्रोजन बेसिस बनी होती है। और इसको डिप्लेक्स में मुखालिफ धागों की नाइट्रोजन बेसिस हाइड्रोजन बांड के जरिए जोड़ी बनाती है। और जोड़ी बनना बहुत महसूस होता है। एक न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजन में एडिटेंट्स मुखालिफ न्यूक्लियोटाइड्स के साथ थाइमीन में इनके साथ मिलकर जोड़ा बनाती है, जबकि साइटोसाइंस हमेशा गुआनिन के साथ जोड़ा बनाती है। एडिनिन और थाइमीन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स चूंकि जबकि साइटोमन और गुआनिन के दरमियान डिहाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। तो ये 1953 में जेम्स बैटसन और फ्रांसिस ने ये वाला मॉडल पेश किया था, जिसके थ्रू इन क्रोमोसोम्स के जो है वो चीज़ें इनके सामने बयान की गई। नेक्स्ट है आपकी डीएनए की रेप्लिकेशंस है। और ये भी इन दोनों के दोनों साइंसदानों ने इसका जो रेप्लिकेशंस के बारे में यहाँ पे बताया है कि आप इसमें क्या होता है कि जो ग्रेड IX है, इसमें साइकिल मतलब 9th क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि सेल के तकसीम होने से पहले डीएनए को 2 गुना यानी कि रेप्लिकेट किया जाता है। और जब इसको इस डीएनए को दुगना यानी कि रेप्लिकेट किया जाता है, ये काम क्रोमोसोम्स के क्रोमोइड्स की नकूल तैयार करने के लिए किया जाता है। ये रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के जो डिप्लेक्स के बल्क होते हैं खुलते हैं और दोनों के धागे अलहदा हो जाते हैं, जिस तरह एक जिपर के दोनों हिस्से अलहदा हो जाते हैं। और इनमें क्या होता है कि आप हर धागा एक नया धागा बनाने के लिए सांचे यानी कि टेम्पलेट का काम करता है। और इसकी नाइट्रोजन बेसिस ने न्यूक्लियोटाइड्स की नाइट्रोजन बेसिस के साथ जोड़े बना लेती है। इस तरह दोनों टेम्पलेट धागों के सामने नए न्यूक्लियोटाइड बनाने का काम सर अंजाम दें। इसके बाद हर टेबलेट्स धागा और नया जो है ना वो इसमें बनाया जाने वाला धागा एक डीएनए डिप्लेक्स बना देता है, जो कि वो इब्तदाई डीएनए जैसा होता है। और ये जो है ना आपको 15.3 जो इसमें शक्ल है वो भी उसके अकॉर्डिंगली ही दिखाई जा रही होगी। इस तरह ये डुप्लेक्स हीलिक्स बनता है और इसमें नाइट्रोजन बेसिस के फास्फोरेट और शुगर के साथ मिलकर फास्फेट शुगर बैकबोन्स इसके साथ बनाते हैं और ये आपके नए धागे बनाने का सर अंजाम देते हैं। इस तरह नए न्यूक्लियर्स के इस तरह बनने का ये अमल है वो जारी व सारी रहता है। तो ये वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है। और इसमें जो टेम्पलेट्स मजीद इसमें जो दिखाए गए हैं, इसके साथ साथ ये उनका सारे का सारा सिस्टम है, जिसमें डबल हीलिक्स स्टैंडर्ड सेपरेट एंड टेम्पलेट स्टैंडर्ड्स के साथ हाउ डज डीएनए रेप्लिकेट, किस तरह उनकी जो रेप्लिकेशंस करता है, यानी कि किस तरह डीएनए की कॉपी करता है और उनको अपने इन तमाम चीज़ों के मुताबिक आगे लेकर बढ़ता है। इस तरह हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम से बात करते हैं कि डीएनए का जो क्रोमोसोम है वो किस तरह काम करता है। अगर इसके मुताबिक तो डीएनए विरासती एक मादा है और इसका मतलब जो होता है सेल के तमाम अफ़ाल की रहनुमाई के लिए हदायत मौजूद होती हैं। ये अपना किरदार अदा करेंगे। मखसूस प्रोटीन्स की तैयारी के लिए हदायत फराहम करता है। कुछ प्रोटीन साख्ती अफ़ाल अदा करती हैं, जबकि बाकी प्रोटीन्स एंजाइम्स के साथ तौर पर काम करते हैं। सेल्स के तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। इस तरह जो कुछ भी एक सेल करता है वो दरअसल इसके डीएनए से कंट्रोल हो रहा होता है। दूसरे अल्फाज में डीएनए सेल या जानदार की खसूसियात या ट्रेड्स का बनाना होता है। हम देखेंगे कि डीएनए के ये फेल किस तरह सारे अंजाम देखेंगे। लेट अस हाउ टू 15.4 में जो इन्होंने दिखाया गया आपका। और जब 15.4 जो फिगर है आपका उसमें अगर देखेंगे ये 15.2 है जो उसका मॉडल्स हाउ डज डीएनए रेप्लिकेट उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये नीचे होगा आपका
15.4 यस, वर्किंग ऑफ डीएनए आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल डॉगमा। तो इस तरह ये आपका जो क्रोमोसोम्स वगैरह बनाने का जो अमल है वो इस डीएनए के साथ मिलकर सेंट्रल डॉगमा के तौर पर ये आपका वर्किंग कंडीशन इसके सामने आपको दिखाई जा रही है। और ये डीएनए का काम करने का तरीका है, इसे बुनियादी असूल सेंट्रल डॉगमा भी कहा जाता है। ये क्रोमाइड्स है, ये सेंट्रोम है और डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स इस तरह ये अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म अदा करते हैं। We study that traits are made by specific node. हमने पढ़ा कि खसूसियात मखसूस प्रोटीन की वजह से होती हैं। मखसूस प्रोटीन्स के अंदर जो मखसूस तादाद तरतीब के साथ अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं और इन अमाइनो एसिड्स में डीएनए अपने न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब के जरिए अमाइनो एसिड्स की तरतीब को कंट्रोल करता है। और दूसरे अल्फाज में प्रोटीन की तैयारी के दौरान डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब के लिए ये तयन होती है। एक अमाइनो एसिड्स की तरतीब क्या होगी, इस मकसद के लिए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की मखसूस तरतीब को हम मैसेजेस यानी कि मैसेंजर्स आरएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की शक्ल में उसकी नकल कर दिया जाता है। इस अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम भी देते हैं। और मैसेजेस आरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब को लेकर राइबोसोम्स के पास चला जाता है। राइबोसोम इसकी तरतीब को पढ़ता है और इसके मुताबिक मखसूस जो अमीनो एसिड्स है जोड़कर प्रोटीन डालता है। इस मरहला को हम ट्रांसलेशन का नाम भी देते हैं, जो कि 15.4 में भी इसके बारे में बताया है। और ये एक डीएनए ब्रॉडकास्टिंग सोर्स एंड क्रेडिट डीएनए है जिसके बारे में हम जो है ना वो डिटेल में डिस्कस भी करेंगे थोड़ी देर तक। और द पार्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और इसके साथ डीएनए का जो हिस्सा न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब जिसके लिए एक मखसूस प्रोटीन के लिए हदायत मौजूद हों, एक जीन्स कहलाता है। और इस तरह ये जो जीन्स होते हैं वो हर क्रोमोसोम के डीएनए के पास हज़ारों जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स की तरह जीन्स के जोड़ों की शक्ल में भी होते हैं। हर क्रोमोसोम लोगास क्रोमोसोम्स तरह क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स के मकामात का कोई लोकल यानी कि वाहद लोगास इसको कहा जाता है। तो इस तरह ये अपना जो है ना वो अपने क्रोमोसोम्स की तादाद को लेकर ये आगे बढ़ते हैं। और इनकी जो है ये कुछ प्रोटीन्स और डीएनए है प्रमोटर है, इसको भी हम देखते हैं जो जानदार के हर एक जीन्स के साथ इसको लेके चलता है। जानदार के हर जीन एक मखसूस खसूसियत का यानी कि ईच जेनेटिक डिटरमिनेंट पार्टिकुलर ट्रेट्स इन ऑर्गेनिजम्स, और हर खसूसियत के जीन का कम से कम एक जोड़ा होता है। और आसानी के लिए जीन्स के जोड़ों को हम किसी हरकत या अलामत से ज़ाहिर करते हैं। कुछ अफराद में तो जीन्स के जोड़े के दोनों अरकान एक जैसे होते हैं। ऐसी हालतों को हम डबल ए या डबल ए छोटा है या कैपिटल ए या डबल बी से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पे ए और ए बी सी से इसको ज़ाहिर किया जाता है। द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जेंडर आर कॉल्ड एलील्स, और इसके मुतबादल के तौर पर इनको ऊपर दी गई मिसालों में ए और ए की जीन के दूसरे तौर पर बीगल, और इसको हम जीन के मुतबादल को एलियंस का नाम भी देते हैं। एक फर्द जिसमें जीन्स का जोड़ा डबल ए होता है यानी कि ए होता है, उसमें ए और ए एक दूसरे की एलील होती है। इस फर्क में होमोलॉग्स क्रोमोसोम्स में एक दूसरे के ऊपर एलील ए और दूसरे क्रोमोसोम पर एलील छोटा ए मौजूद होता है, जैसा कि शक्ल 15.5 में दिखाया गया है। यानी कि इस तरह ये बड़ा है और इस तरह ये छोटा है, इस तरह इनको डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे इस पैराग्राफ में। और इसको हम आपको इसकी ट्रांसलेशन करके बता रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जैसा कि जब मियोसिस क्रोमोसोम्स अलहदा हो जाते हैं तो एलील भी अलहदा हो जाता है और हर गैमेट एक ही एलील में चला जाता है। जब दोनों वालिदैन के गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो ज़ायगोट और इस तरह बच्चा भी दोनों वालिदैन से एक एक एलील वसूल करता है। तो इस तरह इनकी लोकेशन ऑफ एलील्स ऑन क्रोमोसोम्स की जो फंक्शनैलिटी है इस तरह ये परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है आपका जेनोटाइप एंड इट्स टाइप। जेनोटाइप और इसकी अकसाम क्या होती हैं आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक फर्म में जीन्स का मखसूस कम्बिनेशन जेनोटाइप कहलाता है। जीन्स का ये कम्बिनेशन दो तरह का होता है यानी कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। जेनोटाइप का तस्वर समझने के लिए हम एक मिसाल पर गौर करेंगे। ये मिसाल जो कि आपको यानी कि एग्जाम्पल ट्रेट आपको एलिवेनियस और इसको एलिवेनिज्म भी कहा जाता है, और जिसमें आपके नॉर्मल पिगमेंट्स मौजूद नहीं होते। और दूसरी खसूसियत की तरह इससे भी जीन्स का एक जोड़ा कंट्रोल करता है। हम इस जोड़े के दोनों यानी कि एलल्स को जिसको कैपिटल ए और छोटा ए से ज़ाहिर कर सकते हैं, जो कि हमने ऊपर आपको दिखाया भी है 15.5 शक्ल में। इन दो एलेल्स के तीन तरह के कम्बिनेशन यानी कि जेनोटाइप्स मुमकिन है, जिनके डबल ए या कैपिटल ए छोटा ए एंड स्मॉल ए इनको
कहा जा सकता है। जीनोटाइप्स दो तरह के हैं, ऐसे जीनोटाइप जिसमें जीन्स के जोड़े में दोनों एलियंस का एक जैसे हो, यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए होम्योजेटिक्स जीनोटाइप्स ये कहलाती है, यानी कि होम्योजेनोटाइप कहा जाता है। ऐसे जीनोटाइप जिसमें जीन्स के जोड़े दोनों एलियंस मौजूद हों उनको हेटेरोजेनस कहा जाता है। और हेटेरोजेनस जब एक एलियल से दूसरे एलियल के इजहार को छुपाया या रोक दे तो उसे गायब यानी कि डोमिनेटेड एलियल का नाम दिया जाता है, और जबकि वो एलियल जिसको इजहार नहीं होता उसको मगलूल यानी कि रिसेसिव एलियल का नाम दिया जाता है। डोमिनेंट एलियंस को बड़े कैपिटल यानी कि हरूफ और रिसेसिव एलियंस को छोटे यानी कि स्मॉल हर्फ से ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि ऊपर हमने कैपिटल ए और स्मॉल ए को हमने देखा है और इनके बारे में ही आपको बताया जा रहा है। एलियंज़म एक मगलूल यानी कि रिसीव खसूसियत है, इसलिए इस वक्त पैदा होती है जब दोनों एलियल्स रिसीव जब ये उस वक्त पैदा होती है जब दोनों एलियल इंसान में जो एलियल ए यानी कि कैपिटल ए नॉर्मल जिस्मानी पिगमेंट्स बनाता है, जबकि एलियल पिगमेंट्स नहीं बनवाता। अगर जीनोटाइप से कैपिटल ए या कैपिटल स्मॉल ए तो ऐसे अफराद में पिगमेंट्स नहीं बनते। दूसरी तरफ अगर जीनोटाइप यानी कि डबल ए हो तो पिगमेंट नहीं बनते, और ऐसे अफराद जो एलिबिनो होते हैं उस मिसाल में आपको देखा जाता है कि एलियल कैपिटल ए दूसरे एलियल यानी कि स्मॉल ए पर गालिब है, क्योंकि कैपिटल ए और स्मॉल ए जीनोटाइप वाले अफराद में पिगमेंट्स बनते हैं, और इन पिगमेंट्स को जो एलियल ए और स्मॉल ए को असल में छुपा लेता है और खसूसियत की शक्ल में, जैसे जीनोटाइप के इजहार हमारी मिसाल में एलियल बन जाता है या नॉर्मल जिस्मानी पिगमेंट्स बन जाता है, जिसको हम फेनोटाइप का नाम देते हैं। तो इस तरह इनकी जो है ना वो जीनोटाइप्स और उसकी अकसाम को कैपिटल ए या स्मॉल ए के साथ शो करके होम्योजेगस जीनोटाइप्स या हेटेरोजेनस टाइप्स जिनको हम डोमिनेट भी कहते हैं, जिनको हम रिसेसिव भी कहते हैं, और एट द एंड जनाब इनको जब इनकी खसूसियात एक दूसरे में जब मिलती हैं तो इनको फेनोटाइप का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेंडल इज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल के विरासत के कानून के मुताबिक इसमें क्या होता है कि ग्रेकर मेंडल वो जो एक ऑस्ट्रिया में एक पादरी था, उसने जेनेटिक्स के बुनियादी असूल वाज़ा किए। मेंडल ने राय दी थी कि जानदारों में खास फैक्टर्स होते हैं जो खसूसियात के इजहार और उनकी अगली नस्लों में मुंतकिल करने को कंट्रोल करते हैं। मेंडल के तजवीज़ करदा इन फैक्टर्स को बाद में जीन्स का नाम दे दिया गया। मेंडल ने बहुत से ऐसे तजर्बात किए जिनके लिए मटर के पौधे यानी कि बिस्म का इंतखाब किया। अपनी तहरीर में मेंडल ने इस इंतखाब की वजूहत भी बताई। उसने वजाहत की कि जेनेटिक्स तजर्बात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानदार ये खासियतें पाई जाती हैं। वो कौन सी खासियतें हैं? देयर शुड बी नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स। इनमें जो है जानदार में बहुत सी खसूसियात हैं जिनका आसानी से मुताला हो सकेगा। ये 15.6 में आप देखेंगे आगे जो शक्ल है। इसके साथ साथ जानदार में मतदार खसूसियात होनी चाहिए, मसलन कद की खसूसियत के सिर्फ दो और कति मुख्तलिफ फेनोटाइप्स हों, यानी कद लंबा और छोटा होना चाहिए, और नंबर ऑफ कतीन जो है वो जानदार अगर पौधा है तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन करता हो, लेकिन इसमें अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना भी मुमकिन हो। नेक्स्ट आपका जानदार का लाइफ साइकिल कम अर्सा पर मुफीद हो और तेज़ हो। ये तमाम की तमाम उसमें खसूसियात होनी चाहिए इसके मुताबिक मेंडल के मुताबिक। ऑल दिस फीचर्स आर प्रेजेंट इन ए पी प्लांट। ये तमाम के तमाम जो खसूसियात हैं मटर के पौधे में पाई जाती हैं। फितरी तौर पर मटर के फूल सेल पोलिनेशन करवाते हैं, लेकिन इनमें क्रॉस पोलिनेशन भी करवाई जा सकती है, इसलिए एक पौधे के फूल से पोलन ग्रेनेड्स के दूसरे पौधे के फूल पर मुंतकिल कर दिया जाता है। मटर के पौधे में जिन खसूसियात का मताला किया गया उनमें से हर एक की दो बड़ी वाज़िया सूरतें दिखाई दी हैं। तो उनकी जो सूरतें हैं वो हम आगे लाजमी शक्ल होगी उसको देखेंगे, और इसके साथ साथ उनमें उनका वो उनका सिस्टम भी देखेंगे कि उनको किस तरह उनके साथ उनके जानदार के तरह मेंडल ने कामयाबी के साथ जो वर्क किया है, उनकी खसूसियात को पढ़ा। मटर की जो प्लांट थे पौधे थे उनमें क्या जो डिस्टिंग्विशिंग चीज़ें थी वो क्या मिली, वो हम आगे शक्ल में भी देखेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे भी सही। नेक्स्ट आपका आगे देखते हैं मेंडल लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, यानी कि मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रेगेशन क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो मेंडल ने बीजों की शक्ल की विरासत का मुताला किया, इस मकसद के उसने मतजाज खसूसियत बीजों की शक्ल वाले दो पौधों में क्रॉस यानी कि रिप्रोडक्शन का अमल करवाया, और ऐसा कराया क्रॉस जिसमें इस वक्त एक ही मतजाज खसूसियत का मुताला किया जाए
मोनोवाइब्रेड क्रॉस कहलाता है। मेंडल ने गोल यानी कि राउंड बीज वाले एक खालसुल नस्ल यानी कि ट्रू और ब्रीडिंग पौधे का क्रॉस जोड़ीदार रिंकल्ड बीज बनाने के एक ट्रू ब्रीडिंग पौधे से करवाया। अगली नस्ल के तमाम उसमें बीज बोए गए, यानी कि तमाम के तमाम जो बीज उसमें गोल थे। मेंडल ने अच्छा, इससे पहले कि हम इसके तमाम के तमाम जो रिजल्ट्स का हम नतीजा देखें, ये जो आपके सामने आप यहाँ पे जो 15.6 से ऊपर भी हमने डिस्कस मटर के पौधे की खसूसियात जिनका मुताला मेंडल ने किया था, और ये राउंड, ये जेट, ये रिंकल, ये सारी की सारी उसमें मेंडल ने तजर्बात के थ्रू और इनके जो है ना वो मटर के पौधे के बारे में जो खसूसियात हमने ऊपर डिस्कस की वो हमने देखा। ये तमाम के तमाम जो रिजल्ट हैं इसके जो बनाने की खसूसियात का इसमें जो बताया गया, ऑल रिजल्ट मेंडल की कोई खसूसियत को डोमिनेट जबकि थ्री दौर बनाने के लिए रिसीवर करार दिया गया। अगले साल मेंडल ने बीजों को बोया और उगने वाले पौधों में सिर्फ फर्टिलाइजेशन हुई, जिसके नतीजे में 7324 बीज हासिल हुए, जिनसे 5400 बीज गोल थे जबकि 1850 जोड़ीदार थे गोल जोड़ीदार, और वो आगे इस तरह उन्होंने ये फायदा किया, यानी कि इस तरह इनके तमाम के तमाम रिजल्ट के तौर पर जो इसमें अगली नस्ल के तमाम बीज जो हुए थे वो गोल चीज़ें थी, और उनकी ये जो है ना तादाद वो यहाँ से दिखाएगी, और उनको इन शक्ल में यानी कि राउंड, रिंकल्ड, ऑल राउंड्स और इस तरह इनको इनके साथ मिलाकर ये मेंडल का तजर्बा किया गया, जो कि यहाँ पे इसमें दिखा है। इसी तरह सिमिलरिटी व्हेन ट्रू ब्रीडिंग, जब लंबे कद के पौधों को ट्रू ब्रीडिंग का क्रॉस छोटे कद के पौधों के साथ करवाया गया तो F1 नस्ल के तमाम पौधे लंबे थे, यानी कि F1 नस्ल के ये वाले F1 नस्ल में तमाम पौधे लंबे थे, और इसका मतलब हुआ कि लंबे कद की खसूसियात डोमिनेट थी। जब F1 नस्ल के अरकान में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएगी तो मेंडल ने F2 में लंबे और छोटे कद के पौधों में 3.1 का तनासब पाया, यानी कि 3 लंबे और 1 छोटा, यानी कि F2 कौन सी है, आप यहाँ पे F1 है ये और ये F2 है, यानी कि और ये इसके तनासब का उन्होंने अंदाज़ा लगाया। इसके साथ मेंडल ने यह नतीजा किया कि खसूसियात को अलग अलग फैक्टर्स या जीन्स कंट्रोल करते हैं। हर जानदार में जीन्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं। कम्बैट बनने और दूसरा के दौरान हर जोड़े के दोनों जीन्स एलियंस के एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और हर गेमेट जोड़े का एक ही जीन वसूल करता है। जब नर और मादा जानदार के गेमेट्स आपस में मिलते हैं तो नतीजे में बनने वाले जानदार में जीन्स 2 बार जोड़ों की शक्ल में आ जाते हैं। इन नताइज को लॉ ऑफ सैंडविच कहा जाता है। मेंडल के तजर्बे के नताइज इस तरह से थे, और वो नताइज ये आपके सामने हैं जो कि जिनको हमने सेपरेटली अलग किया, ये लॉ ऑफ सेग्रेगेशन के बारे में, ये जिसको कंट्रोल किया, और जो भी इन्होंने अपने एक छोटे कद के साथ गोल बीज के साथ और गोल बीज जो पैदा किए छोटे और लंबे कद को मिला के, इस तरह लंबे कद और छोटे कद को मिला के F1 और F2 का जो फंक्शनैलिटी को परफॉर्म किया, इसमें तमाम के तमाम जो रिजल्ट हैं वो आपके सामने इन चीज़ों में दिखाया गया, जैसे कि 75% राउंड है और 25% जो रिंकल, यानी कि ये पैदा हुए चूड़ीदार, और इसमें जो आपकी है F2 जनरेशन है, F2 नस्ल आपको दिखाएगी, और इसमें जो है ना तमाम के तमाम गोल नजर आएंगे, और F1 नस्ल आपको गैमेट्स और पेरेंटल यानी कि आबाई और चूड़ीदार और यानी कि गोल, यानी कि जोड़ीदार और गोल का इस तरह मिलाप करवा के F1 में हुआ, और इसके साथ साथ जो ये जो पैदा प्रोडक्शन हुई और इसमें तमाम के तमाम गोल नजर आए, और F1 को जो मतलब राउंड गोल के साथ मिला के मेट्स के साथ F2 जो जनरेशन पैदा हुई, इसका रिजल्ट ये निकला, यानी कि 75% गोल नजर आए और 25% जोड़ीदार नजर आए, और ये सारे का सारा जो मेंडल का नताइज था इसको लॉ ऑफ सेग्रेगेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, आइए देखते हैं। अगले क्रॉसेस में मेंडल ने एक ही वक्त में 2 मतजाद खसूसियात का मुताला किया, यानी कि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एट अक्रॉस और कॉल्ड डिहाइड्रेटेड क्रॉसेस, और इनको जो है ना ऐसे क्रॉसेस को डिहाइड्रेटेड क्रॉसेस भी कहा जाता है। मेंडल ने बीज की 2 खसूसियात पर तजर्बात किए, बीज की शक्ल और बीज का रंग। गोल बीज की खसूसियत जैसे
एल एल आर कंट्रोल करता है और डोमिनेट थी जूरीदार बीज की खसूसियत पर, जैसे आर कंट्रोल करता है इसी तरह जर्द रंग की यानी कि खसूसियत जिसे वाई कंट्रोल करता है यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, और इस तरह कैपिटल वाई और डोमिनेट जो थी उसको स्मॉल वाई कंट्रोल करता है। मेंडल ने तो गोल जर्द बीजों वाले यानी कि ट्रू रीडिंग पौधे कैपिटल डबल आर और कैपिटल डबल वाई का क्रॉस जूरीदार सब्ज वाले यानी कि ट्रू ब्रीडिंग पौधे यानी कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई से कराया। F1 नस्ल के तमाम गोल और जरदार बीज जो है ना पैदा हुए, और वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली ये उन्होंने F1 जनरेशन में पेरेंटल जनरेशन को इसके साथ मिलाया, जिनके आबाई नस्ल ये गमेट्स पैदा हुए, और F1 जनरेशन साहब ये कैपिटल डबल आर डबल और ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई जब इनको आपस में मिलाप करवाया तो ये तमाम सब्ज गोल यहाँ पे येलो इसकी प्रोडक्शन हुई। तो जब F1 सीड्स यानी कि बीज पौधों में नमू पा गए तो इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई गई, और इस सेल्फ फर्टिलाइजेशन से 4 फेनोटाइप्स वाले बीज बने, और उनकी जो तनासब है वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। 315 बीज गोल और जरद थे, 108 बीज गोल और सब्ज थे, और इस तरह जनाब 101 बीज जूरीदार और जरद थे, 32 बीज जूरीदार और सब्ज थे। इसके साथ मिलकर इन फेनोटाइप्स में तरास में 9.3 एंड 3.1 का इसमें मौजूद था द रेशियो ऑफ द फेनोटाइप्स इसमें। और वो तजर्बा किस तरह ज़ाहिर हुआ ये आपके सामने आपके लिए इसकी शक्ल के F1 क्रॉस F1 को डबल आर आर वाई के इनके साथ मिलाकर जब इनको आपस में मिलाया तो इस तरह इनकी जो पिनट स्क्वायर है वो बना, यानी कि इसका जो मरबा की शक्ल है पिनट की वो इस तरह आपको सामने दिखाई गई, जो कि गमेट्स फ्राम कैपिटल आर और वाई कैपिटल और स्मॉल वार और स्मॉल वार के जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी इनमें शो की गई या इनको ज़ाहिर इनके सामने किया गया। अगर इसी चैप्टर की इसी की बात की जाए तो मेंडल ने इसको मज़ीद इसमें वजाहत की गई थी कि दोनों खसूसियात जो बीज की शक्ल और बीज का रंग है उसमें एलल्स के एक दूसरे से बंधे नहीं होते। ये लाजमी है कि एलल्स आर और यानी कि कैपिटल और स्मॉल आर की सेग्रेगेशन अलहदा होकर गमेंट्स में जाना यानी कि एलल्स कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की सेग्रेगेशन से आज़ाद होती है। और अपने दूसरे तजर्बे से मेंडल ने यह नतीजा निकाला कि मुख्तलिफ खसूसियात की विरासत एक दूसरे से आज़ाद ना होती है। ये असूल ऑफ लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इनको कहा गया, और इस कानून के मुताबिक मियोसिस के दौरान जीन्स के एक जोड़े के एल्स की सेग्रेगेशन से अलहदा होना और गमेंट्स में जाना और जीन्स के दूसरे जोड़ों के दरमियान एल्स की सेग्रेगेशन से आज़ाद ना होना इसमें शामिल है। तो डियर स्टूडेंट ये आपका सेग्रेगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम दिया गया। इसके अलावा जो डोमिनेंस को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसके बारे में क्या होता है कि मेंडल ने ये काम की दरियाफ्त हो जाने के बाद साइंसदानों ने दूसरे जानदारों की जेनेटिक्स पर तजर्बात शुरू कर दिए। जब ये चीज़ें दरियाफ्त होगी तो साइंसदानों ने तजर्बात शुरू कर दिए और इन तजर्बात से साबित हुआ कि जानदारों की तमाम खसूसियात की विरासत मेंडल कवानीन के मुताबिक नहीं होती, जिनके बाद में आने वाले साइंसदानों ने तजर्बा किया। मिसाल के तौर पर ये मालूम हुआ कि बहुत सी खसूसियात ऐसी हैं जिन्हें जीन्स के एक से ज़्यादा जोड़े में कंट्रोल करते हैं। इसी तरह की खसूसियात के लिए जीन्स के जोड़े में दो से ज़्यादा एलियंस होते हैं जिनको डोमिनेंस और मुकम्मल डोमिनेंस भी मेंडल के कवानीन से इनहराफ की 2 मिसालें दी गई। जो को डोमिनेंस एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें जो आपकी डोमिनेंस और जो रिसीवर रिश्ता की बजाय जीन्स के एक जोड़े के 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आपको मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करते हैं। इसके नतीजे में एक हेटेरोजीनस जानदार अपने दोनों होमोजीनस वालिदैन से मुख्तलिफ फेनोटाइप दिखाता है। तो ये बाद में इख्तलाफी तौर पर जो मेंडल के कानून के मुताबिक जो तजर्बा किया बाद में ये ज़ाहिर होता है। जो को डोमिनेंस है इसकी जो सिचुएशन है इसमें 2 मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल पैदा होती है जिसमें जो आपके जो पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व्स कंप्लीटली इंस्टेड ऑफ शोइंग ए डोमिनेंट रिसीवर। इनके दरमियान जो रिसीवर रिश्ता की बजाय जीन्स के एक जोड़े का 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अपने आप को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करता है और नतीजे के तौर पर एक हेटेरोजीनस जानदार अपने दोनों होमोजीनस वालिदैन से फेनोटाइप बनाता है। मिसाल के एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक इंसान के ब्लड ग्रुप में ए बी का इजहार कोऑर्डिनेट्स की एक मिसाल है। ABO जो है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम का एक जीन यानी कि एक कंट्रोल करता है जिसके 3 एल होते हैं यानी कि I1
1A, B एंड I, यानी कि ये 3 किस्म के ग्रुप है। द एलियल A 1A, यानी कि 1A जो होता है प्रोड्यूस एंटीजन पैदा करता है इन ब्लड में, एंड द फेनोटाइप इस ब्लड ग्रुप, और इसमें फेनोटाइप ब्लड ग्रुप की अक्सरियत में इससे पैदा होती है। इससे ब्लड ग्रुप A की फेनोटाइप बनती है, और 1 एलियल खून में जो एंटीजन B बनवाता है और इससे ब्लड ग्रुप की फेनोटाइप बनती है। और इसके साथ साथ एलियल खून में कोई एंटीजन नहीं बनवाता, इससे ब्लड ग्रुप O की फेनोटाइप बनती है, यानी कि जिसमें वो चीज़ एलियल खून में जो कोई एंटीजन नहीं बनाता वो उसको ब्लड ग्रुप ए से फेनोटाइप बनती है, और आई ए जो एलियंस है उस पर डोमिनेट होते हैं। जबकि हेट्रोजेंस जेनोटाइप जो आई ए और आई बी, वो तो दोनों एलियंस अपने एंटीजेंस बनवाते हैं, इनमें कोई भी एक दूसरे पर डोमिनेट नहीं होता, और उनका जो रिलेशनशिप है इस पैराग्राफ में दिया गया है, यानी कि इसका जो रिलेशनशिप है दोनों आई आई ए और आई के दरमियान, और ब्लड ग्रुप ए बी और सी एंड ए बी, ये यहाँ पे दिखाया गया, ये एंटीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये तीनों के तीनों जो जेनोटेस्ट टाइप हैं ये भी दिखा दिए हैं, जिनको हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, ये सेम उसी तरीके से इसको पेस्ट किया गया है, जो इसका रिलेशनशिप है इनको दिखाया गया है। इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है, यानी कि नामुकम्मल जो डोमिनेंस, ऐसी सूरत है जहाँ हाइड्रोजन्स जो जेनोटाइप्स दोनों एलियंस मिलकर मखलूत यानी कि मिक्सर असर दिखाते हैं, मिक्सर असर दिखाते हैं, और इनमें से कोई भी दूसरे पर डोमिनेट नहीं होता, और इस इख्तिलाफ की वजह से एक दरमियानी फेनोटाइप ज़ाहिर होती है। नामुकम्मल डोमिनेंस की एक मशहूर मिसाल यहाँ पे दी गई है नामुकम्मल डोमिनेंस की, और वो मिसाल ये आपके सामने दिखाई गई है। जैसे कि ये इमेज दिखाया गया, 3 फूल है इसमें, और इनमें क्या है कि 4 o'clock यानी कि पौधे फूलों के रंग की खसूसियात को 2 दलील कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल बाय 2 एलियंस, इनमें 2 एलियंस इसमें कंट्रोल होती है, और इसमें क्या होता है कि हम उन्हें आर यानी कि कैपिटल और स्मॉल आर कह सकते हैं, और टर्ब्यूटिंग पौधों यानी कि डबल आर कैपिटल और स्मॉल डबल आर सुर का फूल लगते हैं। और इनमें क्या होता है कि जब एक होम्योजॉक सुर्ख फूल वाले पौधे यानी कि डबल आर का क्रॉस होम्योजॉक सफेद फूल वाले से स्मॉल आर से कराया जाता है, तो F1 नस्ल के जेनस के पौधे यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी रंग के फूल बनाते हैं, यानी कि ये वाले फूल आपको बनाते हैं, और कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले ये वाले फूल आपको बनाते हैं। जब इनका आपस में मिलाप होता है तो ये वाले आपको फूल मिलेंगे, और इसके साथ साथ ये नतीजा साफ ज़ाहिर करता है कि सुर्ख आर और सफ़ेद आर रंग के एलियंस के साथ कोई डोमिनेट नहीं करता, यानी कि इनको दिखाया गया है। ये जो इनकी इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन इसमें इस पैराग्राफ में दी गई है, और मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये नतीजा साफ ज़ाहिर करता है। और इसमें ताहम जब F1 नस्ल के 2 जो इटोवर्ड्स गुलाबी फूल वाले पौधे यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराया जाता है, तो F2 नस्ल में सुर्ख गुलाबी और सफ़ेद फूलों की फेनोटाइप्स यानी कि 1:1:2 या 2:1 के तनासब से ये चीज़ ज़ाहिर होती है, और जो F2 में ज़ाहिर होती है, ये F2 है और ये F1 है, और इनको मिलाकर ये सारी की सारी जो इनकी फूलों की जो नस्ल है वो इस तरह प्लांट्स विद पिंक फ्लावर्स ये जनरेशन है, और इनके साथ किस तरह मिलाया गया है, जैसे कि हम उसमें देख रहे हैं, ये आपका कैपिटल डबल आर है, ये आपका कैपिटल आर है, ये प्लांट्स विद रेड फ्लावर्स है, ये प्लांट्स विद वाइट फ्लावर्स है। जब इन दोनों का आपस में मिलाप होता है, ये प्लांट्स विद पिंक फ्लावर्स आपका पैदा होता है, और जब इन्हीं को F1 और F1 को जब आपस में खराब होता है गेमेट्स के साथ F2 जनरेशन में, तो इसमें आर ये पैदा होता है और इसमें ये पैदा होता है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटी के साथ आगे अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो ये चारों की चारों ये चीज़ें यहाँ पे आपके सामने दिखाई गई हैं। तो इस तरह इनकी जो है ना आपकी जो नामुकम्मल डोमिनेशन और यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेशन इनको ज़ाहिर किया जा सकता है इसमें। नेक्स्ट है आपका वेरिएशंस एंड एवोल्यूशंस, जिसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट ये था चैप्टर 15 के लेक्चर्स का पार्ट 1, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों जो कि फ्लास के डिफरेंट मेंडल के मुताबिक फ्लास का उसके F1 F2 के साथ और कैपिटल डबल आर या कैपिटल वाई के साथ मुख्तलिफ चीज़ों के साथ उन्होंने इसकी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करके जो तजर्बात किए। मेंडल के तजर्बात के बाद बहुत से ऐसे साइंसदान ने जिन्होंने विरासत यानी कि इनहेरिटेंस को साबित करने के लिए और चीज़ों का उसमें मुशाहदा किया, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसमें पाया गया, और इन तजर्बात को वहाँ पे आपके सामने हमने डिस्कस भी किया। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। लेक्चर इनहेरिटेंस के
پارٹ 2 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جس میں آپ کو ویریشنز اینڈ ایولیوشنز کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اور ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے یا وہ 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں، اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو لازمی شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن کو لازمی کلک کریے تاکہ آنے والے دنوں میں تمام کے تمام لیکچرز آپ کو ای میل آئی ڈی پہ مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آپ باری برکم فیس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد، اور ان لیکچرز کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی ذہنیت کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، یا اپنی آپ کے اندر جو جتنی اہلیت اس کے مطابق ڈیوائڈ کر کے تھوڑے تھوڑے حصوں میں آپ سن کر اس کے ساتھ بکس کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے بعد اپنے میموریز کو انہینس کر سکتے ہیں، اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، سیکنڈ پارٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔